एमआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही क्योंकि एमआई का इस्तेमाल हुआ नाम, उनके नाम के ऊपर एनसीसीआई के ये जो अफसरान हैं, सरफराज चौधरी, फिर शुएब रियाज और दीगर भी जो लोग पकड़े हुए, उन लोगों ने इनका नाम यूज़ किया और डकी भाई से पैसे लेते रहे। प्रॉपर डील होती थी, डील के लिए वो अंदर के लोग भी मौजूद होते थे और बाहर के लोग भी होते थे, डील करवाते थे कि अगर कोई 25 लाख से डील शुरू हुई है तो वो डील जाके 20 लाख पे रुकनी है, 15 पे रुकनी है, 10 पे रुकनी है। पहली दफ़ा नहीं हुआ डकी भाई की बारी कि इन्होंने हसास इदारों का नाम इस्तेमाल किया। पहले भी ऐसे बहुत से केसेस आए थे लेकिन वो ऑफ रिकॉर्ड थे, लोग सामने नहीं आते थे, लोग डर जाते थे। तो डकी भाई का जो है ना केस एक आइडियल केस हो गया। नाज़रीन, डकी भाई का जो एनसीसीआई में केस चल रहा था उसके बाद फिर वो एनसीसीआई की कस्टडी से जुडिशल हुए। तो इस हवाले से हम जानेंगे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट फराज निज़ाम साहब से कि एमआई और आईएसआई का नाम कब और कहाँ लिया गया और ये बाहर मीडिया में क्यों नहीं आ सका, जो डकी भाई अब कह रहे हैं कि मुझे बिग ब्रदर ने आके बचा लिया। इनका नाम कब बीच में आ गया था? उस्मान बट ये देखें कि पहली उन्होंने वीडियो अपनी जारी की है यूट्यूब अपने ही चैनल पे डकी भाई ने, तो वो मेरा भी सुनने का इत्तेफाक हुआ। उसके कोई लगा ले 3 घंटे बाद मैंने सुनी होगी जब उन्होंने अपने यूट्यूब पे ये अपनी वीडियो लगाई थी। तो मैं तो सुन के पहले बड़ा परेशान हुआ कि डकी भाई बातें कर क्या रहे हैं। और क्योंकि डकी भाई ने जो बातें की हैं ना, वो यानी कि आप देख लें कि उनके साथ अगर इस तरह का सलूक किया गया है एनसीसीआई के अफसरान ने तो बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है। और ये इनके साथ नहीं हुआ, ये पहले भी लोगों के साथ होता आया है। डकी भाई की वजह से ये लोग पकड़े गए, उन लोगों की वजह से ये लोग मंजर आम पर नहीं आते थे, लोग डर जाते थे, लोग पैसे दे देते थे, लोग कहते थे ठीक है कि कौन इनका सामना करेगा, क्योंकि थ्रेट देते थे। जिसने डकी भाई ने बताया कि ये उनको कहते रहते थे कि अगर तुम इतने पैसे नहीं दोगे तो हमारे पास सिर्फ वाइट पेपर मौजूद है, हम उसके ऊपर कोई नया पर्चा दे देंगे। जिस तरह डकी भाई ने बताया कि मेरी जो वाइफ है अरूप जतोई, उनके लिए भी इन्होंने इस तरह कहा, मुझे भी इस तरह कहा। अब रही बात आपकी कि एमआई का नाम लिया गया डकी भाई की जानिब से, तो एमआई की एंट्री उस वक्त हुई जब डकी भाई से उनके नाम के ऊपर पैसे लिए गए। अच्छा। और जब उधर तक बात गई तो उसके बाद ये जो एनसीसीआई के जो अभी जो लोग जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर है सरफराज चौधरी, आपने भी शायद उनका इंटरव्यू किया था, सारे मीडिया पे उन्होंने बड़ा चीखो पुकार किया था और वावेला मचाया था डकी भाई के हवाले से, बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे थे और जो उनके दिल में आ रहा था वो बोली जा रही थी। यूँ लग रहा था कि सबसे बड़ा जो मुल्जिम है ना, जो सबसे बड़ा जिसने जुर्म किया है वो डकी भाई है। डकी भाई से आगे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने जुर्म किया ही ना हो। अब रही बात एमआई की, एमआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही क्योंकि एमआई का इस्तेमाल हुआ नाम, उनके नाम के ऊपर एनसीसीआई के ये जो अफसरान हैं, सरफराज चौधरी, फिर शुएब रियाज और दीगर भी जो लोग पकड़े हुए हैं, मैं उनके जी हाँ नाम डिटेल से जाते रहेंगे फिर हम, तो उन लोगों ने इनका नाम यूज़ किया और डकी भाई से पैसे लेते रहे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी, अभी डकी भाई शायद आगे जाके बताएंगे भी कि डकी भाई शायद और भी पैसे दे देते। डकी भाई का और उनके घर वालों का ज़ेन बना था। अगर ये जो डकी भाई ने एक नाम लिया ना कि बिग ब्रदर का, वो यानी कि जिस उन्होंने सास इदारे से बताया, उनकी एंट्री ना होती, वो डकी भाई वगैरह को यकीन दहानी ना कराते कि जो भी होगा आगे जो चल रही हैं चीज़ें वो अच्छी होंगी, तो डकी भाई वगैरह और भी पैसे देते थे। तो आप देखें कि एक हसास इदारे का नाम यूज़ करके ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि अगर शायद आपका इत्तेफाक हो, हमारा तो जाना लगा रहता है, तो उधर जो साफ़ सुथरे लोग भी हैं और ज़्यादा तादाद जो है वो इसी तरह की थी कि बंदे को उठाया, पैसे लिए, उसको थ्रेट किया कि तुम्हारे पे मुकदमा दर्ज कर देंगे, तुम्हारे पे फ़लाँ केस हरासमेंट का बना देंगे, तुमने फ़लाँ के साथ ये किया, तुमने फ़लाँ के साथ इस तरह किया। और वो प्रॉपर डील होती थी, डील के लिए वो अंदर के लोग भी मौजूद होते थे और बाहर के लोग भी होते थे, डील करवाते थे कि अगर कोई 25 लाख से डील शुरू हुई है तो वो डील जाके 20 लाख पे रुकनी है, 15 पे रुकनी है, 10 पे रुकनी है। फिर वो केस का फैसला होता था कि हाँ इस मुल्जिम का या हमारे पास जो भी है अभी हिरासत में, हमने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, इसका रिमांड है, तो इसका करना क्या, आगे केस कितना खींच रहा है कितना नहीं खींच रहा है। ये एनसीसीआई का जो इदारा है, ये पैसे कमाने के लिए कोई बिजनेस वाला इदारा बनाया गया था या कोई कानून की पासदारी का इदारा था? कौन सा इदारा था? देखिए एनसीसीआई जो है पहले सबको पता है साइबर क्राइम था, फिर एनसीसीआई का नाम दे दिया गया। तो इनका तो काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट आम रोल है इनका, क्योंकि जितने भी साइबर से रिलेटेड केसेस हैं इन्होंने देखने हैं। लेकिन आप देख लें शिकायतों की भरमार लगी हुई है। वो ठीक बात है कि यहाँ के अफसरान कहते हैं कि हमारे पास इतना अमला नहीं है जो केसेस को आईओस जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होते हैं जो केसेस को वाइंड अप कर सकें, उनकी तफ्तीश कर सकें। एक तो ये बड़ा फुकदान है। फिर
इनके पास कोई साफ़ सुथरी कोई अच्छी इमारत नहीं, हम शुरू से इस तरह ही देखते आ रहे हैं। जब ये रीगल की बिल्डिंग में होते थे साइबर क्राइम वाले, तो उधर भी 2 कमरे मिले थे, अलमारियों में रिकॉर्ड पड़ा हुआ, पता ही नहीं है क्या किधर है, किसने किधर बैठना है। अब इधर भी NCCI का जो दफ्तर गुलबर्ग वाला है, गालिब मार्केट के पास जो है, वो भी ऐसे ही है। तो आप ये देखें कि इनका काम है कि साइबर से रिलेटेड काम करना, और इनके पास तो पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स रोज़ की आती हैं, लेकिन ये इन चीज़ों से हटके जिसमें आप देखें ना पैसा नज़र आ रहा है, उसकी तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है। और ये जिन लोगों को पकड़ा गया है, इन सब का शुरू से वहाँ पे चलता आ रहा था कि ये लोग वहाँ पर लोगों से भारी पैसे लेते हैं और फिर इस तरह उठा के ले आते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ डकी भाई की बारी कि इन्होंने साहसीदारों का नाम इस्तेमाल किया। पहले भी ऐसे बहुत से केसेस आए थे, लेकिन वो ऑफ रिकॉर्ड थे, लोग सामने नहीं आते थे, लोग डर जाते थे। तो डकी भाई का जो है ना केस एक आइडियल केस हो गया कि जिसकी मदद से ये सारे के सारे चेहरे जो हैं बेनकाब हुए। डकी भाई की जो वीडियो आई है रो रहे थे, बड़े दिल बर्दाश्ता थे, क्या इतना जुल्म सबके साथ होता रहा है या सिर्फ डकी भाई को निशाना बनाया गया? नहीं नहीं, डकी भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, डकी भाई ने हिम्मत दिखाई है। डकी भाई को जिसने भी हिम्मत दिलाई है कि आएँ आप अपना बताएं, आपके साथ जो कुछ हुआ है, अपनी आप बीती जो है वो लोगों के सामने रखें, तो उनको भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया है। और डकी भाई ने भी अच्छा किया है कि जो उनके साथ वहाँ पर हुआ है। और देखें अगर डकी भाई के ऊपर कोई इल्ज़ाम था और डकी भाई के बकौल के मैंने अपने मोबाइल्स के पासवर्ड दे दिए, मोबाइल्स दे दिए, लैपटॉप दे दिया, हर तरह से वो कहते हैं कि मैं ताउन कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर आप क्यों उनको ज़बरदस्ती मार मार के प्रेशर डाल के पैसे निकलवाने की कर रहे हैं? आप देखें छोटी रकम नहीं है, ये जो पैसे सब ने खाए हैं ये कोई आम सी बात नहीं है। ये कोई 1 रुपये 2 रुपये 1000 2 लाख 3 लाख 10 लाख नहीं थे, 1 करोड़ नहीं था, करोड़ों रुपए में मालियत बनती है। और अगर डकी भाई इसी तरह चलते रहते, उनको जिस तरह उन्होंने बताया कि साहसीदारे के जो बिग ब्रदर थे वो ना मिलते, तो डकी भाई से और भी पैसे निकलवा लेने थे इन्होंने। आखिरी सवाल बता दें कि डकी भाई से जो रिश्वत ली गई है जिन अफसरान ने, NCCI के अफसरान ने, अब उनका अंजाम क्या होगा? हम देखते हैं कि जो हमारे सरकारी अफसरान होते हैं ये जाते तो हैं कानून की गिरफ्त में, लेकिन बड़ी जल्दी निकल आते हैं। क्या ये भी निकल आएंगे पहले वालों की नहीं, तरह? इनका मुश्किल ही है कि निकल के आए, क्योंकि वैसे भी इनको सर्विस से भी फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा, कर दिया गया, बल्कि ख़त्म ही है कहानी इनकी। और अब जाहिर सी बात है इन्होंने जो पैसे लिए हुए हैं तो वो वापस भी तो करनी है, उनकी भी रिकवरी होनी चाहिए ना। अब इन्होंने जिस तरह डकी भाई से कहा कि डकी भाई ने जिस तरह कहा, ये बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि जब उनको ये लग गया कि डकी ने सबको बता दिया कि इन्होंने मेरे से इतने इतने पैसे मेरे अकाउंट्स में, हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए, तो उन्होंने अगले दिन कहा कि जी डकी से हमने इतने इतने करोड़ पे रिकवरी कर लिया। वो रिकवरी इसलिए की गई कि लोगों को शक ना हो, और हम जो है ना हमारे पे ना उंगली उठे कि वाकई में इन्होंने रिश्वत दी है। लेकिन वो जाहिर सी बात है ये सिस्टम चलता आ रहा था NCCIA में, और उधर किसी की पकड़ नहीं हो पा रही थी, सब निकल जाते थे।